नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान को बड़ा झटका मिलने वाला है। अफगानिस्तान चीन के साथ मिलकर बड़ा खेल करने वाला है। व्यापार के लिए पाकिस्तान को बाईपास करने की तैयारी हो गई है। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान ने उससे व्यापार बंद किया, बॉर्डर बंद किया, हर तरह की सहायता रोक दी, लेकिन अफगानिस्तान ने इसका तोड़ निकाल लिया है। तो कैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया झटका, पाकिस्तान के व्यापार बंद करने की कोशिश कैसे पाकिस्तान पर ही भारी पड़ती दिख रही है, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाक आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बागी तेवर, 2 जजों का इस्तीफा, 27वें संवैधानिक संशोधन का जताया विरोध। संविधान संशोधन के लिए बांग्लादेश में होगा जनमत संग्रह, अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस का बड़ा ऐलान। हसीना सरकार के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद फरवरी 2026 में होंगे चुनाव। राष्ट्रपति ट्रंप के गजा शांति प्रस्ताव पर रूस चीन ने जताई आपत्ति, संयुक्त राष्ट्र में की प्रस्ताव से बोर्ड ऑफ पीस हटाने की मांग। उधर इजरायल के रुख से युद्ध विराम पर गहराया संकट। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के 7 सबसे खतरनाक तूफानी ठिकानों को, बड़ी तबाही मचा सकती है यहां चलने वाली हवाएं। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मांगी माफी, मानहानि के दावे को बताया निराधार। ट्रंप ने पुराने भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए $1 अरब का केस करने की दी थी धमकी। ताइवान मामले पर आग से खेलना बंद करें वरना इस आग से तबाह हो जाएंगे। ताइवान को सैन्य समर्थन देने पर चीन की जापान को चेतावनी। सऊदी अरब और यूएई की वायुसेनाओं ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों के लड़ाकू विमान और मिसाइल डिफेंस फोर्सेस ने लिया हिस्सा। मिलिट्री एक्सरसाइज से आपसी सहयोग को भी मिलेगा बढ़ावा। तीसरे बाजार की तलाश तेज, अमेरिकी टैरिफ से भारत जैसे देशों पर कोई खास असर नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप का दाव हुआ फेल, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तो अपने व्यापारियों को धमकी दे दी है कि पाकिस्तान से सभी तरह का व्यापार बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अफगानिस्तान को लगातार धमकी दे रहा है। उसके यहां पहुंचने वाली जरूरी सामान की सप्लाई को भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की कोशिश है कि अगर अफगानिस्तान को दुनिया से काट दिया जाए तो वहां की तालिबान सरकार घुटने टेक देगी। और इसका कारण भी है, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र से सटी हुई नहीं है। ऐसे देशों को हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ते हैं। अभी अफगानिस्तान में जो व्यापार हो रहा है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ईरान के रास्ते होने वाले व्यापार का है। लेकिन अफगानिस्तान को इस बात का एहसास है कि ईरान और अमेरिका के रिश्ते जिस तेजी से खराब होते जा रहे हैं उससे ये रास्ता भी बंद हो सकता है। वहीं पाकिस्तान का रास्ता तो पहले से ही बंद है। ऐसे में भारत और चीन तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए अफगानिस्तान बड़ी तैयारी में जुट गया है। तालिबान के नेतृत्व वाले इस्लामिक अमीरात ने वाखान कॉरिडोर को एक्टिवेट करने का फैसला किया है। तालिबान के इस फैसले से पाकिस्तान की बेचैनी जरूर बढ़ गई है। इस कॉरिडोर के एक्टिव होने से तालिबान का चीन और उज्बेकिस्तान के साथ जमीनी संपर्क कायम हो जाएगा। अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान और ईरान के अलावा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से लगी हुई है। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर से भी अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। और अगर वाखान कॉरिडोर तैयार होता है तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तालिबान समर्थित मीडिया ने बताया है कि इस्लामिक अमीरात सरकार वाखान कॉरिडोर को जल्द ही सक्रिय करने जा रही है। इसके लिए उज्बेकिस्तान के साथ एक आर्थिक समझौता भी होने वाला है। इस कॉरिडोर के एक्टिवेट होने से अफगानिस्तान को विदेशी व्यापार में सहूलियत मिलेगी और वो मध्य एशिया के बाजारों तक अपनी पहुंच को बढ़ा सकेगा। अब बात वाखान कॉरिडोर की करें तो अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में जमीन की एक पतली पट्टी है। ये गलियारा अफगानिस्तान के पूर्व की तरफ फैला है जो उसे चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। इस कॉरिडोर के उत्तर में ताजिकिस्तान के गोर्नो बदख्शां स्वायत्त स्थित है। इस गलियारे के दक्षिण में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा सूबा और अवैध कब्जे वाला भारतीय क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान स्थित है। वाखान कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग रहा है। इस रास्ते से होकर व्यापारियों का कारवां दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और यूरोप आता जाता था। इस क्षेत्र में कई ऊंची घाटियां हैं जो 4923 मीटर तक ऊंची है।
ये गलियारा 1893 में ब्रिटिश राज के मॉर्टिमर डुरंट और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के बाद अब पाकिस्तान से ब्रिटिश क्षेत्र के बाहर बनाया गया था, ताकि रूसी साम्राज्य, जो कि अब ताजिकिस्तान बन गया है, ब्रिटिश साम्राज्य जो अब पाकिस्तान बन गया है, उसे न छुए। इस समझौते ने डुरंट रेखा भी बनाई, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, जिसे लेकर इन दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान डुरंट रेखा को मान्यता नहीं देता। दोनों देशों के बीच पिछले महीने सैन्य टकराव भी हुआ। इस बीच तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले अमरुल्लाह सालेह ने भी पाकिस्तान को सचेत किया और कहा है कि पाकिस्तान का दोस्त कतर उसे धोखा दे रहा है। कतर तालिबान को लेकर पाकिस्तान को गुमराह कर रहा है। अमरुल्लाह सालेह ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ने लंबे समय से अफगानिस्तान के तालिबानीकरण में कतर की भूमिका को या तो गलत समझा है या नजरअंदाज किया है। इस्लामाबाद दूसरी बार अफगानिस्तान का चौकीदार बनने की उम्मीद कर रहा था। वो 90 के दशक की तरह अमेरिका और यूरोप मानवीय सहायता और कमोबेश हर चीज के लिए तालिबान का एंट्री पॉइंट बनने की उम्मीद कर रहा था। अब ये भूमिका कतर के पास है, जो पश्चिमी देशों से कोई पैसा नहीं ले रहा। इसके बजाय वो तालिबान को मजबूत करने के लिए गुप्त रूप से अपने कुछ पैसे तालिबान के बजट में डालता है। वैसे पिछले दिनों इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जब शांति वार्ता फेल हुई थी, तो पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने कतर की भूमिका पर सवाल उठाए थे। कहा था कि कतर तालिबान का पक्ष ले रहा है और इस कारण से शांति समझौता नहीं हो पाया था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान में मचे बवाल की। तो पाकिस्तान सरकार ने देश के संविधान में बड़ा बदलाव किया है। पाकिस्तान की संसद ने आर्मी चीफ असीम मुनीर की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने वाले 27वें संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत आर्मी चीफ मुनीर को डिफेंस चीफ बनाने के साथ ही उन्हें कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी गई है। मुनीर जीवन भर इस पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की कई शक्तियों को राष्ट्रपति के अधीन किया गया है। पाकिस्तान की संसद के निचले सदन में यह विधेयक 2/3 बहुमत से पारित हुआ था। इसके पक्ष में कुल 234 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में केवल 4 वोट पड़े थे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस सत्र का ही विरोध किया और विधेयक की प्रतियां फाड़कर प्रदर्शन किया। इसके बावजूद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के इस बिल पर हस्ताक्षर करने के साथ ही ये कानून बन गया है। लेकिन संसद के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट भी बेहद नाराज है और अब आर्मी चीफ मुनीर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बागी तेवर सामने आ गए हैं। संविधान में इस संशोधन के विरोध में पाक सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अपने इस्तीफे पर कहा कि 27वें संशोधन के पारित होने से पहले मैंने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखकर इस बात पर चिंता जताई थी कि इसके प्रस्तावित प्रावधान हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लिए क्या मायने रखते हैं। चुप्पी और निष्क्रियता के माहौल में अब ये आशंकाएं सच साबित हो रही हैं। मैंने जिस संविधान की रक्षा की शपथ ली थी वो अब नहीं रहा। दोनों ही जजों ने इस्तीफे में अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि संविधान संशोधन से आर्मी चीफ को असीमित शक्तियां देकर लोकतंत्र के अन्य स्तंभों को बौना कर दिया गया है। ये संशोधन संविधान को कमजोर करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता करता है। ये संविधान से खिलवाड़ है। खबर तो ये भी आ रही है कि जल्द ही 2-3 और जज अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल 16 जज हैं, जिसमें 9 पद अभी खाली हैं और अब 2 जजों के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट में केवल 5 सिटिंग जज ही रह गए हैं। यानी न्यायपालिका चरमराने के कगार पर दिख रही है। ऐसे में पाकिस्तान के लोकतंत्र पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले से उठा ये तूफान कब शांत होता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ आने वाला है। मोहम्मद यूनुस की सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन करने के संकेत दिए हैं। खुद मोहम्मद यूनुस ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में फरवरी 2026 में चुनाव होगा। इसके साथ ही संविधान में सुधारों पर जनमत संग्रह भी कराया जाएगा और जनमत संग्रह के नतीजों के आधार पर बांग्लादेश के संविधान में संशोधन के लिए एक समिति गठित की जाएगी। बांग्लादेश जुलाई चार्टर को लागू करने पर राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराएगा। यह चार्टर पिछले साल हुए छात्र आंदोलन के बाद तैयार किया गया है, जिसमें शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर संविधान में संशोधन क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो बांग्लादेश में संविधान संशोधन की मुख्य वजह 2024 की जन विद्रोह के बाद शेख हसीना सरकार के पतन के उपरांत लोकतंत्र को मजबूत करना है और इसीलिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में संवैधानिक सुधार आयोग गठित किया गया है।
जुलाई चार्टर के तहत 30 से ज्यादा अनुच्छेदों में बदलाव प्रस्तावित हैं, जैसे धारा 70 में सुधार से सांसदों को स्वतंत्र मतदान की इजाजत, राष्ट्रपति को महाभियोग का प्रावधान और बंगाली को राज्य भाषा तथा अन्य भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा। ये बदलाव सत्ता के केंद्रीकरण को रोककर समावेशी शासन सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर ये लोकतांत्रिक जवाबदेही और स्थिरता के लिए जरूरी कदम माने जा रहे हैं। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में चुनाव का भी ऐलान कर दिया है। देश में अगले साल फरवरी में 15 तारीख से पहले ही संसदीय चुनाव होंगे। पिछले साल अगस्त में हुए तख्ता पलट के बाद ये पहला आम चुनाव होगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में शेख हसीना की सक्रियता दोबारा बढ़ती जा रही है, जिससे मोहम्मद यूनुस टेंशन में नजर आ रहे हैं। बीते दिन ही अवामी लीग ने ढाका में लॉकडाउन बुलाया था और इस दौरान हिंसा भड़क उठी। खबर तो यह भी आ रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और बांग्लादेश जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता बीते दिन ढाका के कई इलाकों में सड़कों पर उतर आए और कुछ जगहों पर जुलूस भी निकाले गए। अवामी लीग के मुख्यालय में भी आग लगा दी गई। अवामी लीग ने कहा कि यूनुस प्रशासन के मौन समर्थन से पूरे देश में हिंसा और आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में बांग्लादेश की राजनीति अब किस तरफ जाती है, ये देखना होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो गजा में युद्ध विराम लागू हुए 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक युद्ध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव में बदलाव की मांग उठने लगी है। संयुक्त राष्ट्र के 2 स्थायी सदस्य चीन और रूस के साथ ही कई अरब देशों ने भी ट्रंप के शांति प्रस्ताव को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस प्रस्ताव से बोर्ड ऑफ पीस को हटाने की मांग की है। हालांकि अभी तक तो इस बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। यह क्षेत्र को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने के लिए बनाया जाना था, लेकिन इन देशों की चिंता है कि ऐसे में इस क्षेत्र में बदलाव के इस दौर में फलस्तीन प्राधिकरण की भूमिका नहीं रह जाएगी, जिसके बाद इस शांति प्रस्ताव को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के रुख ने भी इस प्रस्ताव पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ट्रंप के शांति प्रस्ताव के लागू होने के बाद भी गजा में इजराइल के हमले नहीं रुके। कई बार इजराइल ने इस युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। गजा में स्थित सरकारी मीडिया कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हवाई हमले, तोपखाने और सीधी गोलीबारी के जरिए कम से कम 282 बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया। इजराइल ने 88 बार आम नागरिकों पर गोलीबारी की। येलो लाइन के पार रिहायशी इलाकों में 12 बार छापे मारे। गजा पर 124 बार बमबारी की और 52 मौकों पर लोगों की संपत्तियों को ध्वस्त किया। इजरायली सेना ने पिछले महीने गजा से 23 फलस्तीनियों को भी हिरासत में लिया है। हालांकि हमास की तरफ से युद्ध विराम बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन वो भी अपनी कुछ शर्तों पर कायम है, जिसमें गजा न छोड़ना और हथियार सरेंडर नहीं करना शामिल है। लेकिन इजराइल के तेवरों ने इस युद्ध विराम को संकट में डाल दिया है। अब देखना यह होगा कि गजा में युद्ध विराम की अमेरिका की यह योजना वाकई में कामयाब होगी या गजा की जनता के लिए शांति का इंतजार अभी और बढ़ेगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे हवाओं की। तो जब कभी हल्की हल्की हवा चलती है तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर हवा की स्पीड 58 मील प्रति घंटा से ज्यादा हो जाए तो अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जी हाँ, हमारी धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां हवाएं इतनी ही तेज चलती हैं कि वो तूफान से कम नहीं होती। तो आइए आपको ले चलते हैं दुनिया की उन 7 तूफानी जगहों पर। इसमें सबसे पहला नाम है अंटार्कटिका के कॉमनवेल्थ बे का। यहाँ काटाबेटिक नाम की हवाएं चलती हैं, जो अक्सर 50 माइल्स पर आवर से ऊपर रहती हैं और अगर ये गति पकड़ ले तो इनके झोंके 150 माइल्स पर आवर को भी पार कर जाते हैं। यहाँ खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। अब इस सूची में दूसरा नाम है विंडी वेलिंगटन का, जो कि न्यूजीलैंड में है। इस शहर को ऐसे ही विंडी वेलिंगटन नहीं कहते। यहाँ एक बार 154 मील प्रति घंटे की तूफानी हवा चली थी। यहाँ हवा की औसत स्पीड भी 27 मील प्रति घंटे ही रहती है। एक बार तो साल भर में यहाँ 233 बार तूफानी हवाएं रिकॉर्ड की गई थी। इसके बाद नाम आता है अमेरिका के ब्रिज क्रीक का। यहाँ 3 मई 1999 को एक ऐसा बवंडर आया था जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक ट्रक पर लगे रडार ने उस समय हवा की स्पीड 300 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा रिकॉर्ड की थी और इसे अब तक दुनिया की सबसे तेज हवा माना जाता है। इसके बाद नाम आता है माउंट वॉशिंगटन का। 12 अप्रैल 1934 को यहां की वेधशाला ने 231 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दर्ज की थी। उस वक्त यह धरती पर सबसे तेज हवा का रिकॉर्ड था। सोचो, इतनी तेज हवा में ऑब्जर्वेटरी में काम करने वालों का क्या हाल होता होगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का बैरो द्वीप आता है। 10 अप्रैल 1996 को यहां चक्रवात ओलिविया आया था। उस दौरान यहां के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन ने हवा की रफ्तार 253 मील प्रति घंटे दर्ज की थी। यह भी एक भयानक रिकॉर्ड है।
इसके बाद माउंट एवरेस्ट की चोटी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर तो चढ़ना ही एक चुनौती है। लेकिन सर्दियों में यहां हवाएं भी तूफान बन जाती हैं। फरवरी 2004 में यहां हवा की स्पीड 175 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इतनी ठंडी और तेज हवा में टिकना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद केप ब्लैंको, जो कि ओरेगन में है, अमेरिका का यह तटीय इलाका सर्दियों में भयंकर तूफानों का घर बन जाता है। यहां हवा की रफ्तार अक्सर ही 70 से 100 मील प्रति घंटे के बीच रहती है, जिसने इसे उत्तरी अमेरिका की सबसे तेज हवाओं वाली जगहों में शुमार कर दिया है। तो अगली बार जब आप कहीं हल्की हल्की हवा महसूस करें तो इन तूफानी जगहों को याद कर शुक्र मनाना कि आप कितनी सेफ जगह पर हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।